नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी तोषनीवाल फ्रॉम एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। बच्चों, आज हम देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कि जब भी कोई भी प्रपोजल दिया जाता है तो उस प्रपोजल पर जो एक्सेप्टेंस दी जाती है तो वो एक्सेप्टेंस किस तरह से दी जाएगी, उससे रिलेटेड इस एक्ट में लीगल रूल्स क्या क्या है। तो इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे कि जो भी एक्सेप्टेंस दी जाएगी उस प्रपोजल पर वो एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब हो गया कि वो जो जिस रूप में प्रपोजल आया है उसी रूप में उसके ऊपर एक्सेप्टेंस दी जाएगी, उसको आधी अधूरी एक्सेप्टेंस नहीं दी जाएगी। इसी के साथ में जो एक्सेप्टेंस दी जाएगी वो शर्त रहित होनी चाहिए। मतलब एक्सेप्टेंस तो दे रहा है व्यक्ति, परंतु उसके साथ में वो अपनी कोई कंडीशन लगा देता है कि ये कंडीशन के साथ में वो इसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो भले ही वो इसको स्वीकृति मान ले, बट इट इज नॉट एक्सेप्टेंस, इट इज ए काउंटर ऑफर, क्योंकि उसने स्वीकृति के स्थान पर एक प्रपोजल दे दिया है। तो इस तरह से दोनों पार्टीज चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से अपन कुल मिलाकर के इसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। तो इसमें एक केस है काफी फेमस, जॉर्डन वर्सेस नॉर्टन का केस है। तो इस मामले में नॉर्टन ने जॉर्डन का एक घोड़ी खरीदने के लिए प्रपोजल दिया और जॉर्डन ने उसको बोला कि वो उसका घोड़ा खरीदने के लिए तैयार है, परंतु वो उसको घोड़ा गाड़ी में जोतने पर यदि वो शांत स्वभाव का होगा तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, इसको खरीदने के लिए तैयार है, अन्यथा वो तैयार नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसने उस घोड़ी को खरीदने का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, परंतु उसने साथ में एक शर्त लगा दी कि वो घोड़ी यदि शांत स्वभाव की होगी तो वो उसको खरीदेगा, अन्यथा उसको नहीं खरीदेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसने साथ में ये जो उसने दी है वो शर्त रहित एक्सेप्टेंस नहीं है, मतलब उसने इसके साथ में एक कंडीशन लगा दी है, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। तो फिर अपन नेक्स्ट ले लेंगे, द टर्म्स एंड कंडीशन आर आल्सो इम्प्लाइड इन एक्सेप्टेंस। अब देखिए अब कि यदि किसी प्रस्ताव में कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है तो कोई व्यक्ति मानता है कि उसको टर्म्स एंड कंडीशंस को तो वो स्वीकार नहीं कर रहा है, परंतु वो प्रस्ताव को स्वीकार कर रहा है। तो इस मामले में अपन देखेंगे कि जब भी कोई प्रस्ताव दिया जाता है और उस प्रस्ताव के साथ में कोई शर्तें दी जाती है तो उन शर्तों को भी साथ में स्वीकार माना जाएगा और वो इम्प्लाइड मानी जाएगी। वो प्रस्ताव को स्वीकार कर रहा है तो साथ में उसकी शर्तों को भी स्वीकार कर रहा है, परंतु इसके साथ में कि जब वो प्रस्ताव दे रहा है तो उन शर्तों का भी कम्युनिकेशन होना जरूरी है, तो ही वो शर्तों का एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, अन्यथा एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। फिर अपन देखेंगे एक्सेप्टेंस इज इन प्री डिसाइडेड मैनर, कि जब जो भी प्रस्ताव दिया जाता है तो उस प्रस्ताव के साथ में यदि कुछ मेथड दे दिया जाता है कि इस विधि के अनुसार प्रस्ताव की स्वीकृति दी जाएगी। जैसे उसमें बता दिया कि मौखिक रूप से प्रस्ताव की स्वीकृति दी जाए, रिटर्न में स्वीकृति दी जाए, और या उस प्रस्ताव में कुछ कानूनी औपचारिकताओं का पालन करना है, तो जैसा भी प्रस्ताव में दिया गया है उस विधि से ही उस प्रस्ताव की स्वीकृति दी जाए तो वो वैलिड मानी जाएगी, अन्यथा वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो बच्चों, ये तो मैंने देखा कि जब कोई भी विधि दी गई है कि प्रस्ताव को कैसे स्वीकार किया जाएगा तो उसमें इसके अकॉर्डिंग होना जरूरी है। परंतु दूसरा अपन देख सकते हैं कि जब प्रस्ताव में किसी तरह की कोई विधि नहीं दी गई है कि प्रस्ताव को किस तरीके से स्वीकार किया जाएगा, तो उस कंडीशन में सामान्य विवेक से जाना जाएगा कि उन परिस्थितियों में उस प्रपोजल के अकॉर्डिंग कौन सा मेथड, कौन सा मैनर ज़्यादा सही हो सकता है, तो उस प्रॉपर तरीके से उस प्रस्ताव की स्वीकृति दी जाएगी। और या फिर उस क्षेत्र विशेष में, उस व्यवसाय विशेष में यदि कोई ट्रेडिशन प्रचलित है तो उस प्रचलित प्रथा के अनुसार उस प्रस्ताव की स्वीकृति दी जाएगी, वो स्वीकृति भी वैलिड मानी जाएगी। तो बच्चों, अपन ने इसमें देखा कि कोई यदि प्री डिसाइडेड मैनर है तब तो उसके अकॉर्डिंग, और यदि ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है तो
वो प्रॉपर तरीके से देगा उस प्रस्ताव की स्वीकृति, और या फिर उस क्षेत्र विशेष में, उस स्थान विशेष में जो भी परंपरा, उस व्यापार विशेष में जो भी परंपरा प्रचलित है उसके अनुसार वो उसके ऊपर अपनी स्वीकृति देगा। अब इसमें है कि नेक्स्ट अपन देखेंगे कि जो प्रस्ताव की स्वीकृति है, प्रस्ताव की स्वीकृति प्रॉपर टाइम पीरियड में दी जाए। अब इसमें 2 पॉइंट हो सकते हैं। पहला तो हो गया कि जब प्रस्ताव दिया गया है तो उसमें कोई टाइम पीरियड दे दिया गया है कि उस टाइम पीरियड में ही उस प्रस्ताव की स्वीकृति मानी जाएगी, मतलब किसी सर्टेन टाइम पीरियड के लिए वो प्रस्ताव दिया गया है, उसके बाद में वो प्रस्ताव अपने आप लैप्स हो जाएगा। तो इसमें अपन देखते हैं कि जब सर्टेन टाइम पीरियड के लिए प्रस्ताव दिया गया है तो जो प्रस्ताव का एक्सेप्टेंस है वो भी उस सर्टेन टाइम पीरियड में ही होना चाहिए। उसके बाद में यदि दी गई है तो वो प्रस्ताव ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, उसके ऊपर वो स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। अब अपन इसी में देखते हैं कि यदि उसमें प्री डिसाइडेड टाइम पीरियड नहीं है तो उस कंडीशन में जो प्रॉपर टाइम पीरियड है उसके अनुसार स्वीकृति दी जाए। अब प्रॉपर टाइम पीरियड क्या हो सकता है, ये परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। जैसे अपन देखें कि कोई भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं तो ये पेरिशेबल आइटम्स हैं, तो इनमें जो प्रपोजल पर एक्सेप्टेंस का टाइम पीरियड है वो बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड होगा, कुछ घंटों का टाइम हो सकता है, कुछ दिन का टाइम पीरियड हो सकता है, ये उस समय की परिस्थिति पर डिपेंड करेगा। दूसरा, कोई भी जैसे स्थायी सामान खरीदना है, जैसे फैक्ट्री के लिए कोई मशीनरी खरीदनी है, कोई मकान खरीदना है, तो उसके लिए जो प्रस्ताव आता है उसके लिए कुछ महीनों का टाइम भी हो सकता है। तो आप देखिए कि दोनों परिस्थितियों में जो प्रपोजल में जो एक्सेप्टेंस देंगे उसमें टाइम पीरियड नहीं दिया गया है, परंतु दोनों के लिए टाइम पीरियड पेरिशेबल आइटम्स के लिए और स्थायी सामान के लिए अलग अलग है। दोनों के टाइम पीरियड में अलग है। तो उस परिस्थितियों पर और सामान किस तरह का है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अनुबंध किस तरह का है, उसके हिसाब से वो टाइम पीरियड, प्रॉपर टाइम पीरियड उसके ऊपर माना जाएगा। फिर अपन देखेंगे कि परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस इज आल्सो डीम्ड एज एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रपोजल होता है उसके साथ में, प्रपोजल के साथ साथ में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी जाती है। तो अब जब टर्म्स एंड कंडीशन दी गई तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई है उसकी भी एक्सेप्टेंस जरूरी है। उसको यदि प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया परंतु टर्म्स एंड कंडीशंस को यदि एक्सेप्ट नहीं किया है तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेंस। पर अब इसमें अपन देखेंगे कि व्यक्ति उस जो प्रपोजल है उसके लिए वो अपनी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट नहीं करता है, बल्कि वो उसके ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है, यानी कि उन टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरी कर देता है। तो जब वो टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरी कर देता है तो इसका माना जाएगा कि उसको पूरा कर दिया, मतलब उसको इम्प्लाइड माना जाएगा कि उसने उस प्रस्ताव के ऊपर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो इस प्रकार से अपन देखेंगे कि उस प्रस्ताव के ऊपर वो स्वीकृत प्रस्ताव माना जाएगा। अब इसमें अपन देखेंगे साथ में आता है ऑथोराइज्ड पर्सन गिव्स द एक्सेप्टेंस। अब इसमें है कि जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन है, मतलब जैसे प्रस्ताव दिया गया है और उस प्रस्ताव पर जो स्वीकृति दी जानी है वो स्वीकृति किसी ऑथोराइज्ड पर्सन के द्वारा दी जानी चाहिए। अब वो ऑथोराइज्ड पर्सन क्या होगा तो ये परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑथोराइज्ड पर्सन कौन होगा, और यदि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसकी सूचना दे दी जाती है परंतु वो सूचना वैलिड सूचना नहीं मानी जाएगी। अब इसमें अपन देखेंगे कि इसमें एक केस है, काफ़ी चर्चित केस है, पावेल वर्सेस ली का केस है। तो इसमें अपन देखेंगे कि जो वादी था तो उसने एक स्कूल के हेडमास्टर पोस्ट के लिए अपना इंटरव्यू दिया, और जब उसने इंटरव्यू दिया तो जितने भी वहाँ कैंडिडेट थे उसमें से एक बार उस वादी का सिलेक्शन किया गया और उसका सिलेक्शन कर दिया गया और टाइपिंग के लिए कोई भी जो भी क्लर्क था उसको दे दी गई। तो उस क्लर्क ने वादी को इसकी एक अनऑथोराइज तरीके से एक सूचना दे दी कि उसका सिलेक्शन हो गया है, परंतु बाद में जो मैनेजमेंट कमेटी थी उस कमेटी ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया, मतलब उसको पावेल को कम्युनिकेट करने से पहले
उसने मतलब मैनेजमेंट कमेटी ने कम्युनिकेट नहीं किया था, बल्कि क्लर्क ने अपनी तरफ से इनफॉर्मल एक इंफॉर्मेशन दी थी कि उसका सिलेक्शन हो गया है, परंतु मैनेजमेंट कमेटी ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया और चेंज करके पावेल के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का चयन कर लिया। तो पावेल ने उस स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी पर केस किया कि उसका सिलेक्शन जब एक बार हो गया था तो किसी अन्य व्यक्ति का कैसे किया, परंतु इसमें ये केस के अंतर्गत ये डिसीजन दिया गया कि जो पावेल को इंफॉर्मेशन दी गई थी दैट इज नॉट ऑथोराइज्ड, क्योंकि उस सूचना को किसी ऑथोराइज पर्सन ने नहीं दी। और इस केस में ऑथोराइज पर्सन उस स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी है, और जब उस मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा एक रिटर्न रूप में या मौखिक रूप में, जैसा भी उनका तरीका था, उस रूप में यदि उनको सूचना दी जाती तो वो वैलिड सूचना मानी जाती। तो इस तरह से जो भी सूचना दी जाती है वो ऑथोराइज पर्सन के द्वारा, और जो भी उसमें तरीका तय है, चाहे वो फॉर्मल हो तो या रिटर्न में हो या मौखिक हो, जैसे भी उसमें डिसाइड है तो उस हिसाब से उसको सूचना दी जानी चाहिए, तो ही वो वैलिड मानी जाएगी, अन्यथा वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। अब इसमें अपन देखेंगे कि जो सूचना है, जो प्रपोजल के ऊपर एक्सेप्टेंस है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। अब आप देखिए कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्सप्रेस का मतलब हो गया कि जो प्रस्ताव दिया गया है उस प्रस्ताव के ऊपर स्पष्ट रूप से बोल करके, लिख करके या मतलब किसी भी रूप में यदि अपनी इंफॉर्मेशन भेज दी जाती है कि उसने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है तो वो एक्सप्रेस या स्पष्ट एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। परंतु उसके ऊपर इम्प्लाइड तरीके से यदि अपनी इंफॉर्मेशन भेजी जाती है एक्सेप्टेंस की तो वो भी वैलिड मानी जाएगी। सपोज करिए कि ए ने बी को कहा कि वो उसका स्कूटर सेल करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो क्या वो उसका ओल्ड स्कूटर 25,000 में खरीदने के लिए तैयार है। तो जो सामने वाला व्यक्ति था उसने उसके ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दी, बल्कि उसने उसके ऊपर 25,000 रुपये उसको भेज दिया। वो उसको भेज दिया मतलब क्या हो गया, उसने उस प्रपोजल को इम्प्लाइड रूप से एक्सेप्ट कर लिया। उस पैसे को भेजना, उस अमाउंट को भेजना, ये माना जाएगा कि उसने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकती है। फिर अपन देखेंगे कि जो भी पार्टी उस प्रपोजल पर अपनी एक्सेप्टेंस देती है उसको उस प्रपोजल की जानकारी होनी चाहिए। प्रपोजल की जानकारी हुए बिना वो उसके ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकती है। जैसे आपने लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त का केस मैंने आपको बताया था कि जब उसको प्रपोजल की जानकारी नहीं थी और वो उसके ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो किसके ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है। यदि उसकी प्रपोजल उसकी नॉलेज में है और फिर वो अपनी एक्सेप्टेंस देता है तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। अब इसमें है कि एक्सेप्टेंस कौन दे, तो इसका सीधा सा जवाब है कि जिसके लिए प्रपोजल बनाया गया है, मतलब प्रपोजल मेड फॉर विच पर्सन दैट पर्सन इज एबल टू गिव द एक्सेप्टेंस ऑन दैट प्रपोजल। अब आप देखिए कि प्रपोजल, सपोज करिए कि ये स्पेसिफिक प्रपोजल है, तो मैंने आपको बताया था कि प्रपोजल दो तरह के हो सकते हैं, एक स्पेसिफिक प्रपोजल और एक जनरल प्रपोजल। तो स्पेसिफिक प्रपोजल कि ए ने बी को दिया है और बी ही उसके ऊपर एक्सेप्टेंस दे सकता है, और सपोज करिए कि बी के पास में उसका फ्रेंड सी बैठा है, बी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है परंतु सी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहता है। परंतु आप देखिए कि जो प्रपोजल ए ने बी को दिया है तो उसके ऊपर एक्सेप्टेंस केवल बी ही दे सकता है, सी नहीं दे सकता है, क्योंकि प्रपोजल बी के लिए बना है, सी के लिए नहीं बना है। यदि सी को एक्सेप्ट करना है तो सी अपनी तरफ से उसको प्रपोजल दे सकता है या ए वापस सी को अपनी तरफ से प्रपोजल दे सकता है, परंतु जो बी को प्रपोजल दिया गया है उसके ऊपर एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती है सी के द्वारा। अब अपन देखेंगे कि इसमें ये तो हो गया स्पेसिफिक या विशिष्ट प्रस्ताव। अब अपन देखेंगे कि जो सामान्य प्रस्ताव होता है
सामान्य प्रस्ताव पर कोई भी व्यक्ति अपनी स्वीकृति दे सकता है। कौन दे सकता है? जिसने उस प्रपोजल को पढ़ा है, सुना है, देखा है, जो भी किया जाए, किसी भी मोड से उसके पास में प्रपोजल आया है, तो उस प्रपोजल में जो भी कंडीशन दी गई है उनको फुलफिल करके वो उसके ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस दे सकता है। जिसमें कि ये केस आता है कार्डिनल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी का केस भी काफी चर्चित है। अब अपन देखेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज मस्ट। अब इसमें कि जब प्रपोजल दिया गया है तो प्रपोजल के ऊपर जो एक्सेप्टेंस दी जा रही है उसके वो एक्सेप्टेंस भी उसका कम्युनिकेशन होना चाहिए। अब आप देखेंगे इसमें जो भी प्रपोजल दिया गया है कि जो प्रपोजल दिया गया, सपोज करिए कि किसी को प्रपोजल दिया गया, उसने उसके ऊपर एक्सेप्टेंस दे दी है और एक्सेप्टेंस दे करके उसने उस प्रस्ताव को कम्युनिकेट नहीं किया है, तो कम्युनिकेट नहीं करने पर उस प्रपोजल की एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। जैसे किसी भी ऑफिस में किसी ने कोई टेंडर भरा और टेंडर भर के उस टेंडर को एक्सेप्ट कर लिया गया और एक्सेप्टेंस लिख करके उस टेंडर की उसको किसी ने अपने पास में रख लिया कि इसको डिस्पैच कर दिया जाएगा, परंतु वो पर्सन उसको डिस्पैच करना भूल गया और जब वो टाइम पीरियड आया तो वो उसको बाउंड करता है पर्सन की वो उसको उस माल की सप्लाई करे। तो क्या वो माल सप्लाई करने के लिए बाउंड नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। जो प्रस्ताव दिया था उस प्रस्ताव को उसने एक्सेप्ट किया, परंतु इन द लेक ऑफ कम्युनिकेशन देयर इज नॉट बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि उसका कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। अब अपन देखेंगे साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। अब देखिए कि कई व्यक्ति किसी प्रस्ताव पर बिल्कुल साइलेंट रहते हैं, तो अब इसमें कि जब कोई व्यक्ति साइलेंट रह रहा है और जहाँ उसकी बोलना उसकी ड्यूटी है और जब वो बोल नहीं रहा है, वो मौन रह के सोचता है कि इसकी प्रस्ताव की स्वीकृति मानी जाएगी, तो वो स्वीकृति नहीं होगी। जब बोलना जरूरी है तो उस प्रस्ताव को बोल करके उसकी स्वीकृति देना जरूरी है। अब अपन देखेंगे कि सब्जेक्ट टू फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट एक्सेप्टेंस, कि जैसे ए ने बी को प्रस्ताव दिया कि वो उसके साथ में वो एक सर्टेन अनुबंध या उसका कोई माल खरीदने के लिए अनुबंध कर रहा है, परंतु वो कहता है कि अभी तो अपन इस माल को खरीदने के लिए अपन एग्री है, अपने बीच में एग्रीमेंट हो गया है, परंतु उसमें जो फॉर्मल एग्रीमेंट करना है जैसे स्टाम्प पेपर उसमें जरूरी है। उस अनुबंध में जैसे स्थायी संपत्ति खरीदनी है तो उसमें स्टैम्प पेपर पर यदि उसको अनुबंध को करना है तो वो स्टैम्प पेपर पर न लिख करके कहते हैं कि अभी तो ये एग्रीमेंट कर लेते हैं, परंतु स्टैम्प पेपर पर बाद में कर लेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि उसने जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट किया जाना है जिसमें कि फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए वो उसने अभी पूरी नहीं की है, उसको इन फ्यूचर करने के लिए बोल दिया, तो वर्तमान समय में उसने उस प्रस्ताव पर उसकी एक्सेप्टेंस हुई नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जो उसकी में फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए वो उसने पूरी नहीं करी है। तो इस तरह से बच्चों अपन ने देखा कि प्रपोजल पर किस तरह से अपनी एक्सेप्टेंस दी जा सकती है, इसके सामान्य नियम मैंने आपको बताए। थैंक यू।